पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सीताई, मदाहरी हाट, नोहाटी, हरौआ पर वोटिंग जो है जारी है। वहीं तालडांगरा और मोदनीपुर विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। मतदान को लेकर वोटर्स में एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। उपचुनावों को लेकर वोटिंग है, लेकिन आप उत्साह देख सकते हैं किस तरह से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव जारी है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की हम आपको बात कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के बाद बात अगर राजस्थान की जाए तो यहां भी 7 सीटों पर उपचुनाव जारी है। राजस्थान की 7 सीटों पर वोटिंग जो है सुबह से चल रही है। 9 बजे तक 10.51% मतदान पहुंच चुका है। दौसा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। राजस्थान में भी देखिए उपचुनाव चल रहा है 7 सीटों पर और इसे लेकर उत्साह नजर आ रहा है। 9 बजे तक 10% मतदान पहुंच चुका है और कुछ और राज्यों में जहां जहां उपचुनाव है वो भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं। और राजस्थान के बाद अब बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार में भी मतदान जारी है। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है। सबसे अधिक रामगढ़ में वोटिंग हुई है। तो देखिए जहां जहां उपचुनाव है वो बता रहे हैं 10 राज्यों की तकरीबन 32 जो उपचुनाव हैं वहां पर हो रहे हैं, जिसमें से 31 विधानसभा सीटें आती हैं। 1 लोकसभा वायनाड पर इलेक्शन जारी है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के, जहां 2 सीटों पर मतदान जारी है। विजयपुर और बुधनी सीटों पर उपचुनाव है। बुधनी सीट आप जानते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह पारंपरिक सीट थी, वो उन्होंने छोड़ी इस सीट को। उसके बाद उपचुनाव है। 9 बजे तक विजयपुर में 17% मतदान हुआ तो बुधनी में 16% वोटिंग हुई है। दोनों सीटों पर 5-5 लाख से अधिक मतदाता हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के जो वोटर्स हैं वो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंट जिस हिसाब से सामने आया है वो भी आपको बता रहे हैं। अब इसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है मतदान को लेकर। बहुत जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। लोकतंत्र में मतदान परम कर्तव्य है। मेरा सभी बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से आग्रह है, प्रार्थना है, मतदान जरूर करें। मैंने भी किया है, आप भी करें। ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है। क्षेत्र नहीं, परिवार है, प्यारा परिवार। और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है। लोग बीजेपी को वोट करेंगे। रमाकांत भार्गव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। राज्यों में उपचुनाव चल रहा है। आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, राम स्वरूप शर्मा मुझे भोपाल से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। संगीता झा ब्यूरो चीफ बंगाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजनी पांडे साहब जुड़ गए, बिहार के ब्यूरो चीफ भी हैं मेरे सहयोगी। और शिव चरण मेरे साथ जुड़ेंगे, राजस्थान से हमारे संवाददाता हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राम स्वरूप जी आपके साथ कर रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान जी को हम सुन रहे थे, एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। और 15-16% मतदान, जबकि हम तुलना करें दूसरे राज्यों में जहां 9-10% है, तो नजर आ रहा है कि एमपी का जो वोटर्स है इन 2 सीटों को लेकर वो किस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन बताइए क्या कुछ खास है, कितना उत्साह, क्या मुद्दे हैं, बताइए। मध्य प्रदेश की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इनमें श्योपुर की जो विजयपुर सीट है, यहाँ अभी उपचुनाव हो। यहाँ रामविलास रावत जो है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, इसलिए यहाँ पुनर्मतदान की प्रक्रिया हो रही है। और वहाँ मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, जबकि रामविलास जो रावत हैं वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है श्योपुर विजयपुर से। यहाँ अगर मध्य प्रदेश के बुधनी सीट की बात की जाए तो ये सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कब्जा माना जाता है। लंबे समय से ये उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र, कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ वोट भी डाली है। तो शिवराज सिंह चौहान, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान का अपना ये गृह विधानसभा क्षेत्र है और यही जो इलाका है वो लोकसभा विदिशा के अंतर्गत आता है। तो रमाकांत भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं, जबकि रमाकांत भार्गव लोकसभा प्रत्याशी के रूप में विदिशा से पिछली बार चुनाव लड़े थे और वहां से इस बार शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और शिवराज सिंह चौहान को यहाँ बुधनी भेज दिया है। मेरे कहने का आशय मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अब शिवराज सिंह चौहान सांसद विदिशा हैं और रमाकांत भार्गव जो कि विदिशा से सांसद थे वो बुधनी से विधानसभा के
प्रत्याशी हैं। तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से ये सुरक्षित सीट है जो शिवराज सिंह चौहान के और रमाकांत भार्गव के कब्जे में कही जा सकती है। इन दोनों सीटों पर जैसे कि कुछ देर पहले आपने बताया कि 5-5 लाख के आसपास मतदाता हैं और मतदाताओं में इसलिए ही ज्यादा जोश है चूंकि शिवराज सिंह चौहान का जो प्रचार प्रसार होता है, जनता के बीच में उनके पहुंचने का जो ढंग होता है वो बड़ा लोक लुभावन होता है, जनता सीधी उनसे आकर्षित होती है। तो हमेशा से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, तो लगभग यहाँ से जीत भारतीय जनता पार्टी की। रमाकांत भार्गव भी जीत सुनिश्चित है, ये पूर्व में सांसद रहे हैं रमाकांत भार्गव। बिल्कुल रामस्वरूप, और क्योंकि पिछले चुनावों में हम बात करें बुधनी सीट पर शिवराज सिंह चौहान की, तो जो जीत का मार्जिन रहा है वो भी दिखाता है कि लगभग लाख के आसपास वोटर से, और कई बार से हम देख रहे हैं कि सिलसिला बरकरार है। संगीता, आपके पास आ रहा हूं। बंगाल में भी जो है उपचुनाव लगातार जारी है, बताइए वहां क्या कुछ अपडेट है, कितना एक्साइटेड है उपचुनाव को लेकर बंगाल का वोटर्स? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें हो सकता है कि विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी को फायदा मिल सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बंगाल में आरजीकर का मामला तूल पकड़ा था और उसके बाद जो है जो शहरी इलाके हैं जहां पर लगातार देखा गया कि जो शहरी इलाकों में वर्तमान सरकार के खिलाफ लोग भी सड़कों पर नजर आए थे, तो इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है बंगाल में जो विपक्षी पार्टी है, जो शहरी जगह में जहां चुनाव है वहां पर हो सकता है कि बंगाल में बीजेपी को फायदा मिले। और आपको यह भी बता दूं कि इस उपचुनाव में 108 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बंगाल में चुनाव यानी कि हिंसा, तो हिंसा होती है और ऐसी तस्वीरें भी देखिए कल से ही सामने आने लगी है। कल जैसा कि रात की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर यह दावा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि टीएमसी रात के अंधेरे में जाकर लोगों के घरों में जाकर उन्हें वोट नहीं देने बीजेपी को ये आरोप लगा रही है। बीजेपी की ऐसा टीएमसी कर रही है कि वोट नहीं देने जाने के लिए, या फिर अगर वोट दे रहे हैं तो वो टीएमसी को दे। और साथ ही देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि बैरकपुर लोकसभा से। संगीता, लौटूंगा मैं आपके पास, और भी हमारे सहयोगी अंजनी जी आपके पास आ रहा हूं। 4 सीटें हैं बिहार की जहां उपचुनाव है। 9 बजे तक के अगर हम देखें तो 9% मतदान हो चुका है। अब बताइए, अगर आप फिलहाल जो लेटेस्ट आंकड़े आपके पास आ गए और उत्साह किस तरह से नजर आ रहा है, अंजनी जी? जी विकास, देखिए बता दो कि बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन चारों सीटों पर जो उम्मीदवार थे वो अब लोकसभा के सदस्य हो चुके हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, जिसकी वजह से सीटें खाली हुई थी। और इन चारों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें देखें तो महागठबंधन के कोटे में 3 सीटें थी और 1 सीट जो है वो हम के जीतनराम मांझी थे इमामगंज से, जिन्होंने अपने पुत्रवधु को इस बार जो है वो उतारा है मैदान में। तो हालांकि सबसे वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम अभी तक जो है वो इमामगंज की बातें आ रही है कि इमामगंज में जो है वो सबसे कम प्रतिशत हुआ, 8 कुछ प्रतिशत जो है वो इमामगंज में हुआ, जबकि सबसे ज्यादा रामगढ़ में हुआ है। जहां पर रामगढ़ में देखें तो राजद की पूरी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है, क्योंकि वहां से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो पहले बड़े बेटे थे, वो अब सांसद बन चुके हैं बक्सर से। यह उनका सीट था और अब वो अपने छोटे भाई के को जो है वह सीट इस बार चुनाव में जो है वह मैदान में उतारे हैं। तो आरजेडी की टिकट से जो है वो जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह जो है वो मैदान में है। तो सीधी टक्कर जो है वो यहाँ पर रामगढ़ की भी बात करें तो बीजेपी और राजद के बीच में है। जबकि और 3 जगहों पर, चाहे वो इमामगंज की बात करें, बेलागंज की बात करें या फिर तरारी की बात करें, तरारी सीपीआई माले का जर्जम माना जाता है। सीपीआई माले के उम्मीदवार जो पिछली बार जीत हासिल की थी सुदामा सिंह ने, इस बार सुदामा सिंह जो है वो लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं, जिसकी वजह से सीट खाली हुई थी। तो ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए सुनील पांडे के बेटे जो है वो इस बार जो है वहां पर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल अंजलि जी, लौटूंगा और भी हम सीटों पर विश्लेषण भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। राजस्थान चलेंगे। राजस्थान से हमारे सहयोगी जो हैं शिवचरण मेरे साथ जुड़ गए। शिवचरण, 7 सीटों पर इलेक्शन है, बाय इलेक्शंस हैं और 10% मतदान 9 बजे तक हो चुका है। लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं आपके पास और किस तरह का एक्साइटमेंट आप वहां के वोटर्स में अभी देख रहे हैं? देखिए मैं बता दूं, दरअसल अलवर में जो मतदान हो रहा है रामगढ़ विधानसभा का, जहाँ पे पूर्व में विधायक थे जुबेर खान, जो उनका देहांत हो गया था कुछ दिन पहले, इसकी वजह से अब दोबारा से ये जो है मतदान उपचुनाव के रूप में हो रहा है। वैसे पूरे राजस्थान में 7 चुनावों पे मतदान होना था, जिसमें 7 चुनाव में 3 पे भाजपा का कब्जा था और 4 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा था। आज उन्हीं 7 सीटों पे जो चुनाव हो रहा था, रामगढ़ उपचुनाव की बात हम अगर करें
तो रामगढ़ में सुबह 9 बजे तक 14.64% मतदान रहा है और ये सीट हमेशा एक संवेदनशील की सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग प्रक्रिया है या मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो हमेशा समाज विशेष, अगर हम खुले में कहें कि ये सीट एक तरीके से मुस्लिम गढ़ सीट मानी जाती है, जिसमें कभी भी एक पार्टी विशेष या पार्टी का कोई जो है कब्जा नहीं रहा है। यहाँ पे कभी बीजेपी कभी कांग्रेस बदलती हुई रही है जी। और बिल्कुल बयानबाजी भी जो हो रही है, अभी सचिन पायलट को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, 7 सीटों का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये सब फैसले तो जो हैं आज ईवीएम में कैद हो रहे हैं। लेकिन रामस्वरूप जी, मध्य प्रदेश में मैं आना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं। अभी इससे पहले जब वहां उपचुनाव हुए थे, इन चुनावों से भी पहले, तो हमने देखा था कि सांची विधानसभा ने बड़ा रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। वहां से प्रभुराम चौधरी मुझे लगता है कि चुनकर पहुंचे थे और एक बड़ा उपचुनाव में रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो सांची की मैं बात करूं, विधान और विदिशा की बात करूं, बहुत नजदीकी दोनों विधानसभाएं भी हैं, लोकसभाएं भी दोनों लगती हैं। अब ऐसे वक्त में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो, ठीक है चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास, मुझे देखिए सीधे छत्तीसगढ़ हम आपको लिए चलेंगे। वहां पर जशपुर में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं विष्णुदेव साय, क्या कुछ कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। भगवान मधेश्वर महादेव की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ और विशेषकर जशपुर के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और बड़ा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है, और उसके उपलक्ष्य में ये माटी के वीर पद यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और इस शुभारंभ अवसर में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के माननीय केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज इस शुभारंभ अवसर में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी उपस्थित हैं, हमारे जशपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी यहां पर उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों से यहां पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी उपस्थित हैं, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित हैं, हमारे सांसदगण श्री राधेश्याम राठिया जी, चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण गोमती साय, रायमुनि भगत, सुशांत शुक्ला, प्रबोध मिंज, प्रिया सिंह जुदेव, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, कृष्णा राय जी, शंकर राम बरला जी, मीता राजीव लोचन जी और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए आए पूरे क्षेत्र से हमारे जनजातीय समाज के बंधुगण, मैं भारत यूथ के सभी वॉलंटियर्स और मीडिया के साथीगण, आज इस आयोजन में 10,000 से अधिक मैं भारत युद्ध
वॉलंटियर्स भी भाग ले रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भगवान मधेश्वर महादेव शिवलिंग जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, यहाँ के जनजातीय समुदायों पर भगवान मधेश्वर महादेव की कृपा आदिकाल से बनी हुई है। मैं मधेश्वर महादेव को भी नमन करता हूं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ, जैसे मैंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ यहां से हो रहा है। यह पदयात्रा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजातीय समुदायों की विरासत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। मैं स्वयं जनजातीय समाज का प्रतिनिधि होने के नाते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जनजातीय समाज के गौरव को बढ़ाने वाला एक और बड़ा अवसर हम लोगों को प्रदान किया है। इस आयोजन को लेकर जनजातीय समुदायों के उत्साह को इसी से समझा जा सकता है कि इस पदयात्रा के मार्ग को लोगों ने सुंदर रंगोलियों, कलाकृतियों, चित्रों और गीत संगीत से सजाकर पदयात्रियों का हृदय से स्वागत किया है। गुलामी के उन दिनों में जब देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब जनजातीय क्षेत्रों में भी अनेक योद्धाओं ने अपने शौर्य, साहस और पराक्रम के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था। भगवान बिरसा मुंडा इन सभी जनजातीय नायकों के शौर्य, साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक बन चुके हैं। आज हम उन्हें नमन करते हुए देश भर के अमर नायकों और बलिदानियों को भी नमन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुंडाधुर जैसे समस्त जनजातीय नायकों और बलिदानियों को भी हम आज के इस अवसर में नमन करते हैं। आज का यह अवसर इस बात पर नमन करने का भी है कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूल चिंता क्या थी। हम पाते हैं कि जब जब संस्कृति पर हमला हुआ है, जनजातीय समाज ने इसका तीव्र प्रतिकार किया है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्दता की संस्कृति है। यह संस्कृति परस्परता की संस्कृति है। यह संस्कृति शांति और सद्भाव की संस्कृति है। यह संस्कृति कलाओं से प्रेम करने वाली संस्कृति है। इसलिए हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता के समान है। जनजातीय संस्कृति का गौरवगान सनातन संस्कृति का गौरवगान ही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में हमें आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा संवेदनशील प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त है। भारत के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके यशोगान की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम इससे पहले कभी नहीं हुए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाकर इन कामों की शुरुआत की थी। हमारे ये नेता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संस्कारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया है। भाजपा की पहल पर आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। वह इस सर्वोच्च पद पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में
जनजातीय समुदाय से आने वाले मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान, ये दो ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अंग्रेजों के समय जनजातीय समाज भारतीय समाज का सबसे उपेक्षित अंग रहा है। यह सिलसिला कांग्रेस के काल में भी जारी रहा। इतने विशाल समुदाय की उपेक्षा करके देश के विकास के केवल खोखले दावे ही किए जा सकते थे, विकास नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस ने यही किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदायों की शिक्षा की चिंता की। उन्होंने इन समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों का विस्तार किया है। जनजातीय समाज की आय में बढ़ोतरी के लिए वन धन योजना शुरू की है। इससे इन समुदायों को वनोपजों की बेहतर कीमत मिल रही है और रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा हो रहे हैं। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना में जनजातीय समुदायों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। मोदी सरकार में जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत बनाया है। देश भर में वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार जनजातीय समाज को उसके इतिहास, उसकी विरासत और उसकी संस्कृति के नजरिए से देखने वाली सरकार है। इसी के आधार पर हमने जनजातीय क्षेत्रों के विकास की रणनीति तय की है। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज एक समय ज्ञान और संपदा से संपन्न समाज था। आश्चर्य इस बात का है कि बाद के कालखंड में यह समाज इतना पिछड़ गया कि इनकी गिनती भारत के सबसे पिछड़े समुदाय में होने लगी। एक समय था जब सिरपुर जैसे ज्ञान के केंद्रों में शिक्षा लेने देश विदेश के लोग यहाँ आते थे। बाद के कालखंड में यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अशिक्षा का अंधकार छा गया। एक समय यह था जब जनजातीय योद्धा भारत के सबसे शक्तिशाली मुगल राजवंशों की चूल्हे हिला देते थे। फिर वह समय आया कि यहाँ का जनजातीय समाज सबसे शोषण और अत्याचार का शिकार हो गया। हमारी सरकार जनजातीय समाज के उसी गौरव और वैभव को वापस पाने के लिए काम कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार को केवल 11 महीने के अल्प समय में छत्तीसगढ़ में 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना स्वीकृत हुई है। राज्य में अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। जगदलपुर में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इसी तरह रायपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी मोबाइल टावरों की स्थापना की जा रही है। 11 महीने में ही हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और ये डबल इंजन की सरकार के कारण ये संभव हो रहा है। हम लोग ऐसे संवेदनशील जिलों में नियत नेलानार योजना लागू करते वहां सरकार की सारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग को आज हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनना है और इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए छत्तीसगढ़ को आगे विकास के दृष्टि से बढ़ाने के लिए। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के खेल मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं।
जिनके प्रयास से पूरे देश में काफी खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो जसपुर में भी खेल के अनेक प्रतिभाएं हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आज के इस अवसर में यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो, इसके लिए आप 20 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे। और मैं अंत में फिर से आज के इस धरती के वीर पदयात्रा में शामिल होने आए आज के मुख्य अतिथि और आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए होनी चाहिए। निश्चित तौर पे जनजातीय गौरव की जब बात आती है, जनजातीय संस्कृति की जब बात आती है, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में हम आपको देखते हैं। अब वक्त है माय भारत के युवा वॉलंटियर साथियों के सहयोग से जो आह्वान हम कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पे माटी के वीर पदयात्रा कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार, खेल एवं युवा कार्यक्रम भारत सरकार, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से निवेदन, उद्बोधन, आशीर्वचन, संबोधन के लिए आपकी जोरदार तालियां। सभी से चाहेंगे जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आज का कार्यक्रम इस क्षेत्र की 150 कॉलेज के माय भारत के वॉलंटियर के द्वारा आयोजित किया गया है। यानी कि आज का कार्यक्रम ये युवाओं ने आयोजित करा है। मेरे सामने युवा लोग बैठे हैं और 15 नवंबर यानी कि 2 दिन के बाद जनजाति गौरव दिवस यानी कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया हो और उसमें हम जोरदार नारा से भगवान बिरसा मुंडा जी की जय घोष ना करें तो मुझे लगता है कि हमारे में जो थनगनाट है, उत्साह है, ये उत्साह प्रदर्शित करना चाहिए। मैं बोलूंगा भगवान बिरसा मुंडा जी की, भगवान बिरसा मुंडा जी की। धन्यवाद दोस्तों।